आईएनएस विक्रांत इंडक्ट हुआ है, कमीशन हुआ है भारतीय नौसेना में। ये दुनिया का 23वां एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। भारत आज वो छठा देश बन चुका है। भारत मीलों आगे निकल चुका है और पाकिस्तान मीलों पीछे रह चुका है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल, उसकी प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। जब वो बनेगा उसको काफी कम टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक्सपीरियंस भी है और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है। पहले नौसेना का ध्वज था, उसके अंदर हमारा जो ब्रिटिश कॉलोनियल पास था उसके चेन थे, उसमें वो सेंट जॉर्ज का रेड क्रॉस था। आज जो नया ध्वज, जो नया इंसाइन नरेंद्र मोदी जी ने नौसेना को दिया है, वो पूरा भारत का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आईएनएस विक्रांत आज देश को फिर वापस मिला है। आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया गया है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण पूरी तरह से भारत में हुआ है, यानी ये स्वदेशी है। अब ये भारतीय नौसेना की मजबूती को बढ़ाएगा। क्यों खास है भारत के लिए आईएनएस विक्रांत और क्या खास कनेक्शन है भारतीय नौसेना के साथ आईएनएस विक्रांत का, आइए दिखाते हैं इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। सीमा पर तनातनी और हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन की मनमानी के बीच समुद्र में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ गई है। आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हो गया है। समुद्र के सिकंदर की दमदार वापसी हुई है। पहले की तुलना में आईएनएस विक्रांत काफी शानदार हो गया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन तैयार करने के साथ साथ बना भी सकता है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन में देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को समर्पित कर दिया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नौसेना के नए निशान का भी अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आगाज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। चलिए अब हम आपको देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की खासियत और अनसुने पहलुओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले फ्लाइंग डेक की बात करें तो ये 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, यानी कि करीब 2 फुटबॉल ग्राउंड की जितना बड़ा है ये, जिसके ऊपर मिग-29 रोमियो हेलीकॉप्टर समेत 30 एयरक्राफ्ट एक वक्त में तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा वजन की बात करें तो 45,000 टन इसका वजन है और 2400 किलोमीटर लंबी इसकी केबलिंग इसके अंदर की गई, यानी कोचीन से दिल्ली तक वो केबलिंग हो सकती है। ये थी आईएनएस विक्रांत की खासियत। इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएस सोडी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ रूम पोस्ट में। सर, मेरा पहला सवाल है, आईएनएस इसे कब बनाना शुरू किया गया था और इसका वजन क्या था? जय हिंद प्रिया जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। आज जो आईएनएस विक्रांत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित किया और ये भारतीय नौसेना में इंडक्ट हुआ, ये हर भारतीय नागरिक के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 14 ऐसे देश हैं जिनके पास एक या एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है और टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर 23 हैं पूरी दुनिया में। और ये आज जो आईएनएस विक्रांत इंडक्ट हुआ है, कमीशन हुआ है भारतीय नौसेना में, ये दुनिया का 23वां एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। आज का ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट होना बड़ा ऐतिहासिक है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे भारत के अंदर ही बना है। दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। भारत आज वो छठा देश बन चुका है। दूसरी बात, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरे देश को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक सपना दिखाया और आज वो सपना साकार हो गया है।
ये आईएनएस विक्रांत बनके। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इस आईएनएस विक्रांत की ये है कि ये एक सिविलियन डॉकयार्ड में बना है। भारत के पास अपने सैनिक डॉकयार्ड भी हैं, जैसे मजगांव डॉकयार्ड बॉम्बे में है और ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कलकत्ता में है, सॉरी गार्डन ब्रीच शिपयार्ड कलकत्ता में है। लेकिन ये एक सिविलियन डॉकयार्ड में बनना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये जो आईएनएस विक्रांत है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, नेवी में जो वजन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से होता है। इसका डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 42,000 टन है और इसकी जो अधिकतम जो स्पीड है इसकी 28 नॉट है। इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो 7,500 नॉटिकल माइल है और इसके अंदर टोटल 14 स्टोरीज हैं या 14 डेक्स हैं। ये एक बहुत बड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके आज भारतीय नौसेना में इंडक्ट होने से भारतीय की सुरक्षा में काफी इजाफा आया है। जी सर, मेरा दूसरा सवाल है, पुराने और नए आईएनएस में क्या अंतर है? कैसे नौसेना की ताकत को ये बढ़ाएगा? प्रिया जी, जो आईएनएस विक्रांत पहला था वो ये ब्रिटेन में बना था, वो ब्रिटेन का युद्धपोत था और दूसरे विश्व युद्ध में उस पे गोलाबारी की वजह से वो यूज में आना बंद हो गया और फिर भारत ने उसको खरीदा, उसको ठीक ठाक करके फिर भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया गया और 1997 में उसको डीकमीशन कर दिया गया। अब ये जो आईएनएस विक्रांत है ये पूरी तरह से भारत के अंदर बना है। इसके 76% कंपोनेंट्स पूरे मेड इन इंडिया हैं, तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी देश जिसके पास समुद्री तट होता है उसकी एक इच्छा होती है कि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर होने से उस देश की नौसेना में काफी इजाफा आ जाता है और क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लू वाटर नेवी में बदल देती है उस देश की नौसेना को। ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि वो देश की नेवी जो कि बहुत आगे समुद्र में जाके ऑपरेट कर सकती है और उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अहम रोल अपनाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, दुनिया में सिर्फ 14 देश हैं जिनके पास 23 एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत उन 14 देशों में से है जिसके पास अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है। भारतीय नौसेना का निशान बदल दिया गया है। अब नए निशान से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। इसके पीछे का क्या कारण है? प्रिया जी, सिर्फ आईएनएस विक्रांत से नहीं, पूरी नेवी का जो एनसाइन था, पूरी नेवी का एनसाइन बदल दिया गया है। आज नरेंद्र मोदी जी ने नया एनसाइन, नया नौसेना ध्वज को रिलीज किया और ये काफी एक अच्छा मूव है, क्योंकि जो पहले नौसेना का ध्वज था उसके अंदर हमारा जो ब्रिटिश कॉलोनियल पास था उसके चेन थे, उसमें वो सेंट जॉर्ज का रेड क्रॉस था। आज जो नया ध्वज, जो नया एनसाइन नरेंद्र मोदी जी ने नौसेना को दिया है वो पूरा भारत का है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ऊपर भारत का हमारा नेशनल फ्लैग है और उसके नीचे नेवी का एनसाइन है जो कि ऑक्टागोनल शेप में, जिसके 8 साइड्स हैं और ये 8 साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि जो नौसेना है वो किसी भी डायरेक्शन में काम कर सकती है। दूसरा, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर हुआ ये एनसाइन है, तो ये पूरी तरह से ये हमारी जो भारतीयता है उसको दर्शाता है। तो मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा कदम है कि आज जो नया ध्वज, नया एनसाइन भारतीय नौसेना को मिला। सर, जो पुराना और नया आईएनएस है ये नौसेना की ताकत को कैसे बढ़ाएगा? प्रिया जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एक नॉर्मल युद्धपोत में क्या फर्क होता है। जो एक आम युद्धपोत होता है उसके अंदर हेलीकॉप्टर या उसके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान लैंड नहीं कर सकते हैं, और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है इसके अंदर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स लैंड भी कर सकते हैं और उसके लिए हैंगर की व्यवस्था भी होती है जहां पे उन्हें रखा जाता है जब वो इस्तेमाल में नहीं होते हैं। इसी की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर का साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें एक रनवे होता है जिसमें एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं। और क्योंकि ये साइज बहुत बड़ा होता है, इसका जो फ्यूल कैपेसिटी होती है बहुत बड़ी होती है, इसकी ऑपरेटिंग रेंज भी बहुत बड़ी होती है। और जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये
किसी भी देश की ब्लू वाटर नेवी बनने में बहुत सक्षम मदद देता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आज भारतीय नौसेना में इंडक्ट हुआ है, इससे भारतीय नौसेना की सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा आएगा, क्योंकि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी इन सर्विस है, आईएनएस विक्रमादित्य, और ये अभी ये आईएनएस विक्रांत आ गया है। तो इससे हमारी नौसेना की शक्ति में, हमारे भारत की सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा आएगा। भारत भी ऐसे कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट बना रहा है, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? प्रिया जी, मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि देता हूं हमारे देश के लिए। जब मैं छोटा था, और हम कई भारतीयों का सपना था जब हम छोटे थे कि हमारा देश भी आत्मनिर्भर हो, हमारा देश भी हर चीज खुद बनाए। हम हर चीज इंपोर्ट क्यों करते हैं? और ये जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का सपना देशवासियों को दिया, और ये इतना सफल हुआ कि आज हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होती है बनानी, क्योंकि एक तो इसका साइज बहुत ज्यादा होता है, इसका डिजाइन बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर एयरक्राफ्ट लैंड भी होने हैं, टेक ऑफ भी होने हैं, और जब वो इस्तेमाल में नहीं है उनको हैंगर में भी रखना है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। तो अगर हम इतने कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बना सके, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हालांकि इस बार 12 साल लगे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए, लेकिन जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विशाल, उसकी प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। जब वो बनेगा उसको काफी कम टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक्सपीरियंस भी है और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है। तो जैसे जैसे हम और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, हमारा जो टाइम है बनाने का वो बहुत कम होता जाएगा। इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, चाहे वह सड़क हो, रेल लाइन हो, बांध हो, बिजली हो, विज्ञान हो, या फिर रक्षा संबंधी उपकरण, हथियार या फिर टेक्नोलॉजी को हासिल करना। लेकिन उसे जो मिल रहा है वह पुरानी तकनीक है। आज हम तुलना करेंगे भारतीय और पाकिस्तान नौसेनाओं की ताकत के बारे में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिया जी, 1965 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में उनके प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1965 में कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन हम परमाणु हथियार बना के रहेंगे, और उनकी बात कई दशकों बाद सच्ची हो गई। आज पाकिस्तान घास खाने के कगार पे आ गया है, क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने चीन से और बाकी जगहों से इतना उन्होंने ऋण लिया, इतना लोन लिया, सिर्फ अपनी सैनिक शक्ति का इजाफा करने के लिए। किसी भी देश को सक्षम होने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था, फिर उसकी सैनिक शक्ति, और फिर उसकी परमाणु शक्ति। हम भारत को ले लें, रूस को ले लें, अमेरिका को ले लें, ये सारे देश की आर्थिक स्थिति पहले अच्छी हुई, फिर उन्होंने सैनिक शक्ति में इजाफा किया, और फिर उन्होंने परमाणु हथियार रखे। पाकिस्तान ने इसका पूरा विपरीत किया। पाकिस्तान ने पहले सैनिक शक्ति पे पूरा फोकस किया, और आज वही रीजन है कि उनके वहां पे ना कोई ढंग की फैक्ट्री है, हर चीज उन्हें इंपोर्ट करनी पड़ती है। वो चीन के बिल्कुल एक मोहताज हो रखे हैं हर चीज के लिए। तो ये सारी जो पाकिस्तान की गलत नीतियां थी, जो इनके राजनेताओं ने पहले अपनाई, आज पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आज आर्थिक बर्बादी की तरफ बिल्कुल बढ़ चुका है, वहां पे कंकाली आ रखी है। तो ये जो चीज आपने पूछी, और ये मैंने आपको ये बातें बताई, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भारत मीलों आगे निकल चुका है और पाकिस्तान मीलों पीछे रह चुका है। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे JS सोडी जी, इन्होंने हमें INS विक्रांत के बारे में जानकारी दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।